Okay. Good morning all of you. Good morning, sir. Dear students, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो जीडीपी से रिलेटेड है, जो 18 जुलाई के न्यूज़पेपर में आया है। ये है जीडीपी नीड्स टू ग्रो एट 7.6 ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स आरबीआई बुलेटिन। तो सबसे पहले मैं लिख लूँ कि ये क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं। दिस इज अवर न्यूज़पेपर C for concept, F for fact and L for language। तो अखबार का जो ये आर्टिकल होता है हमें 3 चीज़ों में दक्ष बनाता है। 3 चीज़ों में आप निपुण हो सकते हैं उस टॉपिक पे। एक, यू विल बी कलेक्टिंग द लैंग्वेज, जो कि आप अगर उसी मुद्दे पे बोलना पड़े तो यू कैन स्पीक। उसके बाद सम फैक्ट्स, देखो अगर कुछ आंकड़े आप बोलोगे, कुछ फैक्ट्स बोलोगे तो ये साइकोलॉजी है कि सुनने वाले को आप पे ज़्यादा विश्वास होगा। अगर आप बोले कि मैं कहीं गया और वहाँ मैंने कुछ लोगों को देखा, ठीक है, और यही चीज़ आप बोलेंगे कि अगर मैं वहाँ गया और वहाँ पे 10 लोग खड़े थे, तो किस पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा? ठीक, जब लोग आपसे सुनेंगे कि आपने कहा कि आपने वहाँ 10 लोगों को देखा, मीन्स डेफिनेटली वो आपका इमेजिनेशन नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो फैक्ट्स विल ऑलवेज सपोर्ट योर व्यूज, सपोर्ट, इट विल सपोर्ट यू। ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है ये हमारा ऑफ कोर्स बिजनेस लाइन है, बिजनेस लाइन ट्यूसडे जुलाई 18। अब ये है पेज नंबर 7 पे, पेज 7। इट इज गिवन इन पेज, पहले मैं आर्टिकल का की हेडलाइन को लिखूं, जीडीपी नीड्स, जीडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है अब आप लोग समझ चुके होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी नीड्स टू ग्रो एट 7.6% over next 25 years, over next 25 years। ठीक है, अब एक चीज आपको मेरा क्लास अटेंड करके समझ में आ गया होगा कि जो भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े देने हैं, जो भी आप मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में अपना व्यू दोगे, तो वो सपोर्टेड होना चाहिए किसी रिसर्च के ऊपर, किसी सर्वे के ऊपर, किसी स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए डेटा के हिसाब से। ऐसे आप अपने मन से कैसे आप बोल सकते हैं? पूरे देश की स्थिति एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है अपनी स्थिति से जोड़ के, है ना? तो ये जो है जीडीपी, अब अखबार ने भी इस हेडलाइन को यहाँ छापा है कि जीडीपी नीड्स टू ग्रो, नीड्स टू ग्रो, ग्रो नहीं कर रही है, इतनी अंग्रेजी समझो, जीडीपी को ग्रो करना चाहिए एट 7.6% ओवर द नेक्स्ट 25 years, and over the next 25 years। ठीक है, so GDP needs to grow at 7.6% over the next 25 years। ये डेटा कहां से आया? तो ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बुलेटिन अपनी रिलीज करती है। और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको फेस करने हैं, तो आई विल एडवोकेट, व्हाट आई विल डू, मैं एडवोकेट करता हूं इस चीज को कि एवरी डे गो थ्रू the website of RBI. You should always take the reference of
always take the reference from RBI वेबसाइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से आपको बहुत जानकारियां मिलेंगी। अब जैसे कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बहुत सी मैगजीन्स में, बहुत सी किताबों में बहुत सी चीजें दी रहेंगी, लेकिन अब आरबीआई के वेबसाइट पे ग्लॉसरी दी हुई है ना, टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, उसमें जो एनपीए डिफाइंड है वो सबसे सटीक डेफिनेशन होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी एनपीए पे बात नहीं करेंगे, मे बी इन कमिंग वीडियोस हम लोग बैंकिंग, एनपीएस इन पे बात करेंगे। अभी हमारा मुद्दा है जीडीपी। तो अब इंडियाज रियल जीडीपी नीड्स टू ग्रो एट 7.6% per annum over the next 25 years for it to become a developed country। ठीक है, अब by 2047-48 according to an article in RBI's last monthly bulletin, तो पिछले महीने जून के महीने की जो बुलेटिन थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रस्ताव दिया, या प्रस्ताव से ज्यादा ये एनालिसिस करके बताया कि अगर हमारे देश का रियल जीडीपी ग्रो करेगा 7.6% से, ठीक है, तो हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आ जाएगा। द कंट्री विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। अब आपको तो पता ही है कि अभी घोषित किया गया है कि अमृतकाल है कि नहीं, कि अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेलिब्रेशन ऑफ द सेंटेरियर सेलिब्रेशन, 100 साल पूरा होने पे जो सेलिब्रेशन होता है। आज़ादी कब मिली? 1947। अभी 2047 में वी विल बी कंप्लीटिंग 100 years of our becoming free and remaining free as a free nation। तो इन 100 सालों में हमारी ये तो उपलब्धि जरूर होनी चाहिए कि हम लोग डेवलप्ड हो जाएं। तो हम लोग डेवलपमेंट के बहुत करीब अब आ चुके हैं। वी कैन बिकम ए डेवलप्ड नेशन अगर ये जो रियल जीडीपी है, द रियल जीडीपी इतने परसेंटेज पे हर साल ग्रो करे। To become a developed country by 2047, India's per capita GDP needs to rise by 8.8 times from current levels of $2500 to $22,000। तो देखो अभी $2500 से ये बढ़ के means we need an exponential growth in our per capita GDP, पर हेड जो लोगों को मिलता है, ये बढ़ के कितना हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए $22, तभी डेवलप की श्रेणी में हम जाएंगे। तो ये ग्रोथ कितना परसेंट का है? सो इट विल बी 8.8 टाइम्स, है ना, इतना ग्रो करना होगा। अब इसके बारे में यहाँ कहा गया है अखबार में कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस ऑन August 15, 2022 तो लेट डाउन अ विजन। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दिया है इन हिज स्पीच कि कैसे आने वाले 25 सालों में हम लोग एक डेवलप्ड नेशन बन के उभर सकते हैं अगर उस प्लान को फॉलो किया जाए। तो अब इंडिया में हैव टू फॉलो ए मल्टी प्रॉम्ड अप्रोच। तो ही हैज गिवन अ विजन। अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी विजन 2020, है ना, कि 2020 तक हमारा देश कहाँ पहुंचे। तो अभी भी हमारे पीएम साहब ने एक विजन रखा है कि विजन 2047 में हम लोग डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आ जाएं, है ना। अब देखिए, तो दिस इज ए मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच। ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में बढ़ने से, हम लोगों को विभिन्न स्तरों पे बढ़ना होगा, है ना। अब एक हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कहता है, जो डेवलपमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, इंडस्ट्री है,
एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है। लेकिन अब बहुत सारे लेवल्स पे हम लोगों को ग्रो करना है, नॉट ओनली इकोनॉमिकली। वी नीड टू डेवलप इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वी नीड टू डेवलप, द कल्चरल डेवलपमेंट शुड बी देयर, you understand, there should be on in the field of healthcare development should be there, poverty should be reduced, बहुत सारे लेवल पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो एक्सप्रेशन क्या है कि मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मल्टी के बाद डैश है, अप्रोच। ये हमारा L फॉर लैंग्वेज में आ जाएगा, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच विथ ए फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोगों को डेवलप करना है। सो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। अब ये एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? तो स्ट्रॉन्ग मतलब रोबस्ट। अब स्ट्रॉन्ग वर्ड को हम लोग रिप्लेस करेंगे रोबस्ट वर्ड से, ठीक है। रोबस्ट हेल्थ बोलते हैं ना कि हेल्दी। सो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, यू मे राइट मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस। इज इट क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। अब दूसरा क्या है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स enabling reallocation of labor from agriculture to other sectors। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? ये है, इसको ठीक से आप लिखेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, STRUCTU, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और इन रिफॉर्म्स में क्या होगा कि जो लेबर है ना वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होगा अदर सेक्टर्स पे, ठीक है। तो इसमें लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसी भी देश के लिए कि any country cannot develop unless its citizens are well to do, and not only well to do मतलब इतना पैसा उनके पास है कि अच्छी तरह जीवन चल जाए, और दूसरी चीज क्या है? they need to be happy। अब पता चले कि बहुत वेल्दी हैं और सब के सब मुंह लटकाए घूम रहे हैं, क्या फायदा? You understand? बहुत वेल्दी हैं लेकिन सब के सब बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन पैसा सबों के पास है। तो ऐसे देश में कौन रहना चाहेगा, है ना? अब देखो उसके बाद तीसरा वही चीज है तीसरी कि ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन प्लस फिजिकल कैपिटल। अब आप कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक उठा लो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई भी बुक, तो इसमें एक चैप्टर आएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा चैप्टर आएगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये बड़ी मजेदार चीज है, मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मैं यहां लिख रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें साफ लिखा गया है, इस चैप्टर में आप ये पाएंगे कि कोई भी मनुष्य जब वो पैदा होता है तो उसको ना कोई स्किल है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, एक परिवार में पैदा हुआ, तो अब वो समाज के काम आ सके या अपने खुद के भी काम आ सके, ये आप ही एज ए स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग इन योर एजुकेशन, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर एजुकेशन। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी मनुष्य ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन रिसोर्स। तो ये ऑर्डिनरी ह्यूमन रिसोर्स को अगर तीन चीजें मिल गई, ठीक है, अगर उनको एजुकेशन मिल गया, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिला, प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, प्रॉपर एक्सपीरियंसेस मिले,
तो इससे वो डेवलप करते हैं स्किल्स। क्या डेवलप करते हैं? स्किल। कोई भी चीज, किसी भी चीज में स्किल कैसे डेवलप होती है, उस चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, उस चीज की ट्रेनिंग करना, और उस चीज में अभ्यास करते करते एक अनुभव प्राप्त होता है। अब जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये उतनी दूर भी क्यों जाए, अगर रंग पुछारा करने वाला कोई मजदूर भी है तो उसको भी जानकारी होनी चाहिए किस तरह के रंगों की मिलावट करके क्या असर आएगा, किस तरह से ब्रश से रंग करना कि वो धारी धारी दाग नहीं आए दीवारों पे। तो वो भी ट्रेनिंग करता है, वो भी किसी मेन इस तरह के मजदूर के नीचे वो काम करता है, सीखता है अपने स्किल को। जब काम करता है तो उसको बोलते हैं अमेचर। नए नए ऐसे लोगों को बोलते हैं अमेचर, AMATUR, अमेचर, है ना। जो अनस्किल्ड होते हैं लोग अमेचर होते हैं। तो आदमी स्किल डेवलप करता है और फिर ये स्किल ही उस व्यक्ति को समाज के काम होने के लायक बनाती है, और वो आदमी बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। अब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या है, आप किस स्टेज में? यू आर ऑन ए स्टेज ऑफ बिकमिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। आप एक दूसरे को बोल सकते हैं, कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, आप बोलना कि हम ह्यूमन कैपिटल बन रहे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं? अभी उसी प्रोसेस में हैं हम, क्योंकि हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि आप बहुत बड़े ऑफिसर आप हो गए, अब कहीं गए, आप बोर्ड मीटिंग आपको लेनी है, अब पता चले कि आप गए स्क्रीन के सामने कुछ बोलना शुरू किए, वहीं पे बेहोश हो गए, तो क्या आप एक सक्सेसफुल मैनेजर या लीडर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए ह्यूमन बीइंग इज गुड हेल्थ। You understand? And there are two things coupled together will make you a diamond. Diamond is very valuable, so it will make you a valuable person. Your education, human capital comprises of two things. दो चीजें, एक तो education, दूसरा good health. तो देश में जो पॉलिसी मेकर्स है वो भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हों। अब केवल साइन कर देना शिक्षा का प्रतीक नहीं हो सकता है ना। लिटरेसी का मतलब नहीं कि खाली अपना नाम लिखो, नहीं, आपको डिटेल में उतना ज्ञान आना चाहिए, आपको उस पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसीज भी बन रही है लोगों की मदद के लिए, क्योंकि पुरानी पॉलिसी किस जमाने में क्या थी, अब चेंजेस आएंगे, कुछ नयापन आएगा। तो एजुकेशन, और दूसरी चीज क्या है? गुड हेल्थ। ठीक है। तो जीडीपी बढ़े, लेकिन इन दोनों पे अगर फोकस नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, एब्सोल्युटली नो यूज। द फर्स्ट एंड प्राइम फोकस शुड बी द सिटीजंस ऑफ द नेशन, ऑलराइट, एंड द सिटीजंस कैन बी improved only through investment in education and good health। आप देखो, जैसे कोई फैक्ट्री होती है, कोई बड़ी कंपनी होती है, उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो अपने मशीनों में पैसा लगाती है, 1 से 2 मशीन, 2 से 10 मशीनें, है ना, ताकि उन मशीनों पे गुड्स बनेंगे। उसी प्रकार कोई भी मनुष्य अगर वो अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा तो वो उसी इन्वेस्टमेंट के समकक्ष है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने मशीनों में लगाती हैं, है ना। इट इज इक्विवेलेंट, द मनी दैट इज स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। नाउ अब देखो, तो यहां हमने क्या फील किया कि ये सारी चीजें हैं जिसमें ग्रोथ चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग बेस। Now the authors noted that while service sector will continue as the main driver of economic growth, India must also focus on widening its manufacturing base। जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके बहुत फायदे हैं। सबसे पहले क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहां पे मैं थोड़ा मिटा दूं, यहां पे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। कंट्री को ये चीजें तो चाहिए ही, इसमें ग्रोथ चाहिए, लेकिन इसके अलावा फोकस शुड बी ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि इट हेल्प्स इन, सबसे पहले, एम्प्लॉयमेंट,
जनरेशन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन, बताओ, मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन एडिंग टू द जीडीपी, रियल जीडीपी, एडिंग टू द रियल जीडीपी। उसके बाद ऑफ कोर्स कि जीडीपी में, ठीक है, यू एक्सपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सो सामान बनाओगे तब तो बेचोगे, चाहे वो देश के अंदर बेचोगे या देश के बाहर बेचोगे। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन बूस्टिंग द एक्सपोर्ट, है ना, इट बूस्ट्स द एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब आप इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़े होंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नाम सुना आप लोगों ने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब एक बहुत कॉमन डिस्कशन हमेशा रहता है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि कौन सी चीज वो ज्यादा बनाए, गन्स या बटर, है ना, गन्स या बटर। सो गन्स का मतलब क्या, लग्जरीज, बटर मतलब नेसेसिटीज। तो मान लो ये है गन्स और ये है बटर, और देश जो है ये इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कि हम लोग इतना गन्स बना पा रहे हैं और इतना बटर बना पा रहे हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज अनटैप्ड हैं, अनछुए हैं, उन रिसोर्सेज को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग इसमें से किसी भी एक पॉइंट पे हैं, ठीक है, लेकिन अब हमको इस पॉइंट पे हम लोग आ सकते हैं, ये पॉइंट P है, लेकिन ये इसके बाहर है, ये पॉइंट इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर है। इसका क्या नाम हमने दिया है, हमने नहीं दिया है, इसका नाम किसने दिया है बताओ, हु हैज गिवन दिस थिंग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कंसेप्ट किसने दिया, जल्दी बताओ। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि हु हैज गिवन द, ये आपका टेस्ट है, आज से मैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू कैन ऑलवेज गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट इट इज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब हम लोग यहां पे नहीं हैं, क्यों नहीं है कि यहाँ पे आने के लिए बहुत अथक प्रयास करना होगा, ठीक है, उतनी मशीनें नहीं है, उतनी प्रॉब्लम्स है, लोग उतने एजुकेटेड नहीं है कि इतना प्रोडक्शन कर पाए, समस्याएं हैं। तो अगर हम लोग डेवलप्ड होंगे, तो अगर इतना हो गया तो समझो कि हम लोग डेवलप्ड होने के लेवल पे आ जाएंगे। तो बस यही पुश कैसे होगा, ये कैसे यहाँ तक आएंगे, इसके लिए प्रयास करना है। और अभी समझ लो कि आजादी से पहले यहाँ पे थे, ये आजादी के समय यहाँ थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचे, लेकिन हिम्मत करके और आगे बढ़ना है, यही इस आर्टिकल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है कि अपार्ट फ्रॉम सेक्टोरल रीअरेंजमेंट, ठीक है, सर्विसेज तो जरूरी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बेस भी बहुत जरूरी है। अब देखो, आपने पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों बनाई गई, कि बहुत सी समस्याएं पहले थी, इकोनॉमी पिछले 40 साल में, जैसे देश आजाद हुआ उसके बाद के 40 साल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हाथों में थी, लेकिन वो भी जो बेस्ट हो सकता था हुआ। उस समय इकोनॉमी को क्लोज रखना मजबूरी थी, दैट वाज अ नेसेसरी ईवल, ठीक है, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रो करेंगे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन 1991 में ये फील किया गया कि कब तक इस तरह से बंद रहेंगे, हमें ओपन करना होगा इकोनॉमी को, बिकॉज कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो रही है, कॉम्पिटिटिवनेस जरूरी है, यू अंडरस्टैंड। फ्री मार्केट इकोनॉमी में हम लोगों को जाना ही होगा, प्रोटेक्शनिज्म से उबरना होगा। जैसे कोई बच्चा शुरू में, चलो पेरेंट्स उसका केयर करते हैं, शुरू में चल नहीं पाता है, लेकिन चला खड़ा हुआ तो फिर तो उसको आगे छोड़ दिया जाता है बड़ा होने पे, तो वही चीज है। तो यहाँ पे रिफॉर्म्स हुए, तो उसी प्रकार से यहाँ बात हो रही है कि अपार्ट फ्रॉम सेक्टोरल रीअरेंजमेंट, पहले जो चीजें थी प्रोटेक्शन के लिए, है ना, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा था, बच्चा बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, तो उस समय प्रोटेक्टेड था, लेकिन अब चीजों को रीअरेंज करना होगा, चीजों को क्या करना होगा, रीअरेंज। तो
सेक्टर्स में भी चेंजेस लाने होंगे, सेक्टोरल रीअरेंजमेंट्स, ये अच्छा एक्सप्रेशन है, सेक्टोरल रीअरेंजमेंट्स, इसको आप प्लीज उच्चारण करेंगे, है ना। अलग अलग सेक्टर्स में जो आपको चेंजेस लाने हैं, जो चेंजेस इकोनॉमी के सेक्टर्स में जरूरी भी हैं, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तभी इस कर्व से इस कर्व में आएंगे हम लोग। तो क्रूशियल फॉर द इकोनॉमी, इंडियाज पाथ टू ए डेवलप्ड नेशन वुड डिपेंड क्रूशियली ऑन एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स इन द इकोनॉमी। अब वही चीज यहां कही गई है, सेक्टरल रीअरेंजमेंट क्यों करना है, in order to address क्या, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, स्ट्रक्चरल जैसे कि 1950 से लेकर के 1991 तक क्या स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स थे, आप बता सकते हैं। बॉटलनेक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्मूथली फ्लो होने से जो चीज रोकती है उनको हम लोग बॉटलनेक्स कहते हैं, दे आर नोन एज हर्डल्स, डेट्रीमेंट्स। तो इन 4 दशकों में हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड थी, इकोनॉमी क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। ये बहुत बड़ा है ना, पूरे ढांचे में इसका इकोनॉमी का ढांचा ऐसा था कि कंट्री वाज नॉट एबल टू ओपन अप टू द फॉरेन ट्रेड, तो देयर वाज देयर वर हर्डल्स, देयर वाज द हर्डल ऑफ व्हाट, द ग्रोथ एंड द हर्डल फॉर कंपटीशन। सो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, और उस क्लोज्ड इकोनॉमी की क्या समस्या थी कि यहाँ पे वी वर नॉट एबल टू integrate the world, the Indian economy with the world economy, ठीक है। So closed economy की वजह से our economy was not integrated with the world economy, हमारा Indian economy जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, है ना, एक क्या बोला जाए, एक लेवल पे नहीं आ पा रहा था, उसमें इंटीग्रेट होके, एकजुट होके वर्क नहीं कर पा रहा था, तो समस्याएं थी। और क्लोज्ड इकोनॉमी में देयर वाज एन एंट्री बैरियर, देयर वाज ए एंट्री बैरियर कि फॉरेन एंट्री नहीं हो सकती है, ओके। अब जैसे कि देयर वर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्ट पे, रेस्ट्रिक्शंस के लिए बहुत ज्यादा टैरिफ था, कोटा था पहले, सो it was marked by tariff and quotas। लेकिन नीड फील हुई तो टैरिफ्स और कोटास को कम किया गया, हटाया गया, बहुत सी चीजें इसमें हुई, लिबरलाइजेशन आया, टैक्स रिफॉर्म्स हुए, यू अंडरस्टैंड, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। तो ये सब एग्जांपल क्या है, सेक्टोरल, इसमें स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को हटाने का रिफॉर्म हुआ। अब आगे कहा गया है कि द ऑथर सेड बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री इज फीजिबल। फीजिबल मतलब प्रैक्टिकल, ऐसा हो सकता है, फीजिबल मतलब ये संभव है, संभावनाएं हैं, ठीक है। फीजिबल एक्सप्रेशन क्या है कि डेवलप्ड होने का, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा, डेवलप्ड नेशन होना हमारे लिए फीजिबल है, FEASI, फीजिबल, फीजिबल मतलब प्रैक्टिकल, इट इज पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल होने का रास्ता क्या होगा कि पावर्ड बाय ग्रोथ, ऑगमेंटिंग इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी, फोकस ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मतलब बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे तो हम लोग डेवलप्ड हो सकते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, द वे बिजनेस इज डन, गवर्नेंस, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, लॉट मैनी थिंग्स। अब देखो, अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है एक बड़ा अच्छा वर्ड जो मुझे पसंद आया है कि RBI बुलेटिन हैज टॉक्ड अबाउट द अपस्किलिंग ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। फीसिबल हो जाएगा अगर देयर विल बी अपस्किलिंग ऑफ लेबर
फोर्स, अगर हमारे लेबर फोर्स है ना उनका लेवल बढ़ जाए, उनके स्किल का लेवल बढ़ जाए, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। अगर ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बन जाए तो सोचो देश हिमालय बन जाएगा। तो ये चीज संभव है, ठीक है। अगर द लेबर फोर्स इज अपस्किल्ड, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन यू विल यूज? कम ऑन लाउड ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? अपस्किल्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच फॉर एंगेजिंग लार्ज पूल ऑफ लो लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी एंड हार्नेसिंग ग्रोथ। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ना ग्रोथ की बात हम लोग करते हैं, तो वी टॉक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फिनोमिनल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, और कौन सा ग्रोथ था? एक और ग्रोथ था। तो खैर यहाँ पे ये एक और एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा सा है, उस ग्रोथ वाले लिस्ट में आप जोड़ देना, हार्नेसिंग ग्रोथ, ठीक है। हार्नेस करना, जैसे घोड़े को हार्नेस किया जाता है, उस पर लगाम लगाई जाती है और अपने मन मुताबिक घोड़े को हम लोग चलाते हैं। तो सेम वे कि वी आर एंगेजिंग लार्ज पूल ऑफ लेबर फोर्स। अगर लार्ज लेबर फोर्स को हम लोग ट्रेन करें, उनको स्किलफुल बना दें, तो वी कैन हार्नेस द ग्रोथ अपने हिसाब से हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं उसकी स्पीड। और अपॉर्चुनिटीज इन नॉलेज ओरिएंटेड सेक्टर्स, और एक और शब्द क्या है? नॉलेज ओरिएंटेड सेक्टर्स पे और फोकस करना है। अब स्किलिंग कैसे होगी? तो एमएसएमईज को थोड़ा सा फोकस करना होगा, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो, MSME and micro enterprises, MSMEs, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो MSMEs में इन्वेस्ट करना होगा। न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर विल रिक्वायर अपस्किलिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि द डिस्कशन एंड्स बाय स्टेटिंग दिस फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स विल बी द की फैक्टर फ्यूएलिंग द ग्रोथ को फ्यूएल करने के लिए टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा होगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर, कैसे इंटरनेट एजुकेशन सेक्टर में मदद कर रहा है ना। हम लोग सीख पा रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, हम लोग खुद क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू लर्न थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ये क्या चीज है? टेक्नोलॉजी इज द, क्या बोला जाए, इट विल बी फ्यूएलिंग द growth. So focus should be on technological innovations and advancements. Okay, so technology focus should also be on, and we have to, if we have to be converting our economy into a developed nation, we need to upgrade our technology. We need to get rid of all those age old techniques and technologies. We have to much more cost effective, much more, because अगर cost कम होगा तो efficiency बढ़ेगी। ये हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट का फंडा है कि मैनेजमेंट में क्या होता है, चीजों को ठीक से करना है, इफेक्टिवली। द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मस्ट बी अचीव इफेक्टिवली। कोई भी गोल है उसको ठीक से अचीव करना है, एंड देन उसको एफिशिएंटली भी यूज करना है, एफिशिएंटली भी अचीव करना है। एफिशिएंटली का मतलब क्या है? विद मिनिमम कॉस्ट। सो वी विल हैव टू हार्नेस द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वी कैन डू सच थिंग्स। ओके, सो आई एम श्योर कि यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ दिस आर्टिकल। द आर्टिकल says that it is possible for us as a nation to progress and to convert ourselves into a developed nation which can help everyone. But it is possible if, first of all, the labor force is upskilled. Second, the investment is done on capital formation, human capital formation. But then अगर आपको कोई पढ़ाना चाह रहा है, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, तो कहाँ से वो फॉर्मेशन होगा? इट शुड बी इन द विलिंगनेस। और एक चीज हमेशा याद रखना जीवन में कि माँ और मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये हमारे संस्कृत के श्लोक में भी है ना। किसी को वो श्लोक आता है, जननी जन्मभूमिश्च सर्वाद, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि
माता और मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं। तो अगर आप खुद पढ़ेंगे, पढ़ के अपने को इम्प्रूव करेंगे और देश के काम आएंगे, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है ना। फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने अपना जीवन दिया है देश के लिए। तो कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन आप लोग हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं देश को। उन्होंने तो एक लेवल पे लाके छोड़ा, आज़ादी मिली 1947 में। तो एज स्टूडेंट्स यू गेट रिड ऑफ ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दरकिनार रखो, बहुत हो गया, फोकस ऑन योर स्टडीज। इन कंसेप्ट्स को ठीक से आपको समझना चाहिए, लिखना चाहिए, कंपटीशंस में compete करना चाहिए। एंड आई एम श्योर all of you विल डू वेरी वेल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।